हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स या अधिगमकर्ता की विशेषताएं। ये बीएससी बीएड बीए बीएड के जो एग्ज़ाम हैं उनमें आने वाला एक टॉपिक है कॉमनली, और कंपटीशन एग्ज़ाम में भी इसको पूछा जाता है। तो लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, किसे कहते हैं लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स, वो सब आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। सबसे पहले देखते हैं कि लर्नर कैरेक्टरिस्टिक होता क्या है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो एजुकेशन का मेन ऑब्जेक्टिव है ये ओवरऑल डेवलपमेंट करना है, स्टूडेंट का, बालक के सर्वांगीण विकास को करना है। तो इस सर्वांगीण विकास को करने का मतलब ये हुआ कि उसके बौद्धिक, भावनात्मक, सामाजिक और शैक्षणिक सभी पक्षों का पर्याप्त रूप से विकास किया जाए। और ये सब इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि ये सारे जो पक्ष हैं ये विद्यार्थी के सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो अधिगमकर्ता की विशेषताएं वे खास बातें हैं जो ये बताती है कि विद्यार्थी कैसे और कितनी जल्दी किस प्रकार से सीखेगा। कौन सी विशेषताएं ऐसी होंगी जो उसमें अंतर्निहित शक्तियों, क्षमताओं और उसके व्यवहार को पहचान करवाएं हमें, और उस आधार पर हम उसका शिक्षण करा पाएं। तो सिंपल वर्ड्स में अगर हम देखें तो ये वो सब कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो लर्नर को स्पेसिफिक एस्पेक्ट को बताते हैं हमें कि वो कितनी तेजी से, किस स्पीड से, किस तरीके से सीखने में ज़्यादा कंफर्टेबल है। वो सब विशेषताएं जो होती हैं वो उसकी एबिलिटीज़, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी वीकनेस, उसके बिहेवियर, इन सबको शो करती हैं। और पर्सन टू पर्सन वेरी करती हैं क्योंकि सारे स्टूडेंट एक से नहीं है, सब में इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं। हर एक विद्यार्थी अलग होता है, उसकी आवश्यकताएं अलग होती हैं, उसकी एबिलिटीज़ अलग होती हैं, उसके इंटरेस्ट अलग होते हैं। तो अगर शिक्षक इन सभी विशेषताओं को समझकर सही रूप में पहचान पाए तो वह अपनी शिक्षण की विधि और रणनीति को चेंज कर सकता है उनके अकॉर्डिंग। और जब बच्चे के हिसाब से चीज़ें चेंज की जाती हैं तो लर्नर कैरेक्टरिस्टिक के बेस पर उन्हें समझने के बाद बच्चे की उम्र, बुद्धि, उसके एक्सपीरियंसेस, उसकी लर्निंग स्टाइल, इन सबको सीखने के पश्चात अगर वो अपनी स्ट्रेटजीज में चेंज करता है तो चेंज करने के बाद में जो बच्चे का अधिगम होता है या लर्निंग होती है वो इफेक्टिव होती है। इसलिए लर्नर कैरेक्टरिस्टिक एक टीचर के जानने के लिए, उनको समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक कोई टीचर अपने स्टूडेंट्स की विशेषताओं को नहीं जानेगा कि मेरा क्लास का बच्चा कौन से तरीके से सीखता है, किस सब्जेक्ट में इसका इंटरेस्ट है, कौन सी मेथड ये जिससे ये बहुत इजी सीखता है, ये इसका इंटरेस्ट किन चीज़ों में है, जब तक उसको ये पता नहीं होगा तब तक वो क्लास में कैसा भी पढ़ा कराए, अपने हिसाब से बहुत अच्छा भी पढ़ाएगा तो भी बच्चों की समझ में नहीं आएगा और इफेक्टिव लर्निंग नहीं होगी बच्चों की। तो लर्नर कैरेक्टरिस्टिक बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है टीचर्स के लिए, अपने बच्चों को समझने के लिए, ताकि वो अपनी टीचिंग और लर्निंग जो प्रोसेस है उसको इफेक्टिव बना सकें। अब बात आती है कि क्या क्या विशेषताएं होती हैं अधिगमकर्ता की। तो इनको मुख्य 6 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले है पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक या व्यक्तिगत विभिन्नताएं, विशेषताएं। ये क्या होती हैं, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करती हैं, हर एक बच्चे की अलग अलग पर्सनली हम इनको देखते हैं। जैसे पहला इसमें जो विशेषता आती है वो होती है एज। हर बच्चे की एज अलग होती है, उसकी एज अलग होने की अकॉर्डिंग उसका मेंटल लेवल, उसकी फिजिकल नीड्स, उसके इंटरेस्ट, उनके एप्टीट्यूड, उनकी एबिलिटीज, ये सब अलग अलग होती हैं। तो एज इसमें पहली व्यक्तिगत भिन्नता है कि छोटी एज का बच्चा है अगर तो उसको पढ़ाने का तरीका क्या होगा, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। और कोई अगर बड़ा स्टूडेंट है हमारा या एज जिसकी ज़्यादा है तो उसको पढ़ाने का तरीका दूसरा होगा। जनरली हम किंडरगार्टन में जो तरीके यूज़ करते हैं वो बड़ी क्लासेस में पढ़ाने के लिए, 8th 9th 10th में पढ़ाने के लिए उन तरीकों को यूज़ नहीं करते। तो एज एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है लर्नर को समझने के लिए। दूसरा होता है जेंडर या लिंग, यानी कि मेल और फीमेल। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं हमारे सिलेबस के अंदर जो हमें बच्चों को पढ़ाते समय उनको जेंडर को ध्यान में रख करके समझाने पड़ते हैं ताकि एक शालीन तरीके से हम उस कंटेंट को बच्चों के सामने डिलीवर कर पाएं। तो ये भी एक फैक्टर होता है अधिगमकर्ता के लिए कि कौन सा जेंडर को पढ़ाने के लिए हमें कौन सा तरीका यूज़ करना पड़ेगा। इसके अलावा उनकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ है, उनकी जो फिजिकल एक्टिविटी है, एबिलिटीज़ हैं, उनका भी इसमें ध्यान रखा जाता है। और साथ ही साथ इनकी आर्थिक और सामाजिक पृष्ठभूमि कैसी है। हर एक बच्चे की आर्थिक स्तर अलग अलग हो सकता है, परिवार का स्तर अलग हो सकता है, या समाज में उसका जो पृष्ठभूमि बनी हुई है वो अलग अलग हो सकती है। उन सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके एक बच्चे के लिए हमें स्ट्रेटजी डिसाइड करनी पड़ती है। अगर उसका इकोनॉमिक लेवल बहुत कम है, वो रिसोर्सेज उसके पास नहीं है तो अवेलेबल कराने होंगे, या फिर कम रिसोर्सेज में हम कितना अच्छी तरह से
बेहतर तरीके से पढ़ा सकते हैं, ये सब प्लान करना पड़ता है। तो इन सब के लिए अधिगमकर्ता की विशेषताएं जो व्यक्तिगत रूप से इंपॉर्टेंट है, उनमें एज, जेंडर, उसकी स्वास्थ्य और शारीरिक क्षमता और आर्थिक एवं सामाजिक पृष्ठभूमि, ये 4 मुख्य बिंदु हैं जो इसके अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा दूसरा पॉइंट है, जो दूसरा पक्ष है, वो है संज्ञानात्मक विशेषता या कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक। कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक वे विशेषताएं होती हैं जो उसके बुद्धि स्तर से या उसके मानसिक स्तर को प्रभावित करती हैं, उनसे संबंधित होती हैं। इसमें पहला होता है बुद्धि स्तर या आईक्यू लेवल। किसी बच्चे का आईक्यू लेवल कितना है, जब तक हमें ये पता नहीं होगा, उसके हिसाब से हम कंटेंट को कितना क्लिष्ट भाषा में या कितना सरल भाषा में समझाएं, ये डिसाइड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जनरली टीचर अपनी समझाने की भाषा को सामान्य कक्षा के हिसाब से ही रखता है, लेकिन फिर भी बच्चे का अगर आईक्यू लेवल उसको पता होता है, तो वो अपने कंटेंट को, अगर समय कम है या फिर वो और बेहतर तरीके से बचाने के लिए उसमें कुछ और कंटेंट ऐड ऑन करना चाहता है, तो वो कर सकता है बच्चों के आईक्यू लेवल के अकॉर्डिंग। दूसरा है सोचने समझने की क्षमता, रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। बच्चे की इसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जितनी ज़्यादा अच्छी होंगी या जितनी ज़्यादा बेहतर तरीके से वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएगा, उतना ही लर्निंग उसकी इफेक्टिव होगी, क्योंकि वो प्रैक्टिकली करके सीखेगा किसी चीज़ को, उसमें रीजनिंग के से बेस पर वो उसका जवाब देगा, तो लर्निंग जो होगी वो इफेक्टिव होगी, उसको चीज़ों को समझने में बहुत इजी रहेगा। इसलिए ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है अधिगमकर्ता के लिए। तीसरा है मेमोरी कैपेसिटी, वो किसी भी चीज़ को याद कितना रख पाता है, उसकी स्मृति कितनी है, स्मृति शक्ति कैसी है, चीज़ों को बहुत जल्दी जल्दी भूल तो नहीं जाता। अगर भूल जाता है तो क्या हम स्ट्रेटेजी प्लान करेंगे, या उसको जो टास्क देंगे वो रिटर्न देंगे, ओरल नहीं देंगे, या ओरल काम कम देंगे। जो भी स्ट्रेटेजी डिसाइड होगी वो एक बच्चे की मेमोरी लेवल को या मेमोरी कैपेसिटी को देखकर भी ध्यान में रख के की जाती है। और नेक्स्ट है क्रिएटिविटी या रचनात्मकता। बच्चे के लिए इतने प्रोविजन होने चाहिए टीचिंग लर्निंग के दौरान कि वो कुछ क्रिएटिव वे में अपने आप को, अपने थॉट्स को, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को वो एक्सप्रेस कर सके। क्योंकि क्रिएटिविटी जितनी ज़्यादा बच्चा दिखाएगा क्लास के अंदर, एक्टिविटीज में जितना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट दिखाएगा, उतना ही ज़्यादा वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा। और जब एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा तो ऑब्वियसली लर्निंग भी इफेक्टिव होगी। तो उसके मानसिक स्तर से संबंधित ये मुख्य 4 जो फैक्टर्स हैं वो हैं। अब बात आती है एकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक या शैक्षणिक विशेषताएं। इसके अंदर मुख्य रूप से आता है बच्चे की प्रायर नॉलेज या पूर्व ज्ञान, बच्चे का पिछली कक्षा से रिलेटेड या फिर उसका पूर्व में जो ज्ञान उसने अर्जित किया है वो किस लेवल का है, क्योंकि पूर्व ज्ञान ही सदा नवीन ज्ञान का आधार बनता है। हम जो कुछ भी नया सिखाते हैं वो इस बेस पर सिखाते हैं कि बच्चा एटलीस्ट इतना तो पहले से जानता होगा। तो जब तक पूर्व ज्ञान बच्चे का हमें नहीं पता होगा, तब तक हम उस बेस पर उसको नया ज्ञान नहीं दे पाएंगे, नई नॉलेज का कंस्ट्रक्शन वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका जब तक आधार ही मजबूत नहीं होगा तब तक वो नई चीज कैसे सीख पाएगा। तो शिक्षक के लिए ये जानना भी बहुत जरूरी होता है कि उसके अधिगमकर्ता जो भी हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनका पूर्व ज्ञान कितना है किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर या किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर। साथ ही साथ पढ़ने लिखने और गणना करने की क्षमता कितनी है, उनकी रीडिंग हैबिट्स हैं या नहीं, राइटिंग स्किल्स अच्छी हैं या नहीं, कैलकुलेशंस प्रॉपरली कर पाते हैं या नहीं, ये सारी जानकारी भी शिक्षक को होना जरूरी है। इसी के साथ साथ विषय में रुचि और उपलब्धियां क्या हैं उसकी, जिस सब्जेक्ट को आप पढ़ा रहे हो उसमें बच्चे का इंटरेस्ट किस लेवल का है। अगर हाईली इंटरेस्टेड होगा बच्चा, तो सब्जेक्ट को पढ़ाना इजी होगा और उसको समझने में भी अच्छा लगेगा, वो उसको इंटरेस्ट के साथ पढ़ेगा। लेकिन अगर उस सब्जेक्ट में उसका इंटरेस्ट नहीं है तो हमें स्ट्रेटेजी चेंज करके उसके इंटरेस्ट को क्रिएट करना पड़ेगा। तो इन सारी चीज़ों का भी ध्यान रखा जाता है। साथ ही साथ उसकी लर्निंग स्टाइल क्या है, कौन सा तरीका है जिससे वो सीखता है। जैसे विजुअल है, चीज़ों को देखकर वो बहुत अच्छी तरह सीखता है, या सुनकर सीख पाता है, या खुद करता है जब किसी काम को तब सीखता है। तो उसकी लर्निंग स्टाइल जैसी भी होगी उस बेस पर उसकी एकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक जो है वो इफेक्ट डालती हैं। और ये अधिगमकर्ता की ये पर्सन टू पर्सन वेरी करने वाली चीज़ें हैं। हर एक बच्चे का अलग तरीका हो सकता है, हर एक बच्चे की अलग रुचि हो सकती है, हर एक बच्चे का अलग पूर्व ज्ञान हो सकता है। तो इन सबका शिक्षक को ज्ञान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट आते हैं अफेक्टिव डोमेन से रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक या भावनात्मक विशेषताएं। इसमें बच्चे का सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल कितना है, कितना कॉन्फिडेंटली वो किसी चीज़ को करता है, काम को, या बोलते समय कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंट है अपने आंसर्स को लेकर के, अपने कंटेंट को लेकर के। ये शिक्षक के लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि आत्मविश्वास के साथ जब बच्चा कोई बात रखता है अपनी, तो वो उस चीज़ को बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ होता है, उसको
प्रेजेंट करने का उसका तरीका अपने आप चेंज हो जाता है। तो शिक्षक की एक जिम्मेदारी यहाँ बन जाती है, अगर किसी बच्चे का कॉन्फिडेंस लो है तो उसको कॉन्फिडेंस को बूस्टअप किया जाए, ताकि वो विषय वस्तु को बहुत अच्छी तरह से समझ सके और अपने आप को एक्सप्रेस कर सके। साथ ही साथ मोटिवेशन कितना है उसका, अभिप्रेरणा कितनी है किसी भी चीज़ को सीखने के लिए, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। उसके एटीट्यूड और वैल्यूज़ जो हैं उनके बारे में भी शिक्षक को पता होना चाहिए कि कौन सी जो वैल्यूज़ हैं वो उसके अंदर बहुत हाईली अप्रिशिएबल हैं, जिनको हम यूज़ करके उसकी लर्निंग को इफेक्ट बना सकते हैं, इफेक्टिव, या किन वैल्यूज़ को डेवलप करना ज़्यादा ज़रूरी है एज ए स्टूडेंट उनके अंदर। इन सारी चीज़ों को भी शिक्षक के बारे में पता होना ज़रूरी है। ये अधिगमकर्ता की मुख्य विशेषताएं होती हैं। और साथ ही साथ भावनात्मक स्थिरता, यानी इमोशनली कितना स्टेबल है, वो चीज़ों को लेकर बहुत जल्दी पजल्ड तो नहीं हो जाता, पैनिक सिचुएशन में अपने आप को बहुत ज़्यादा परेशान महसूस तो नहीं करता, या इमोशनली ब्रेकडाउन तो नहीं हो जाता, उसका कितना स्टेबल है वो बच्चा। अगर तो उस बेस पर भी शिक्षक को ये डिसाइड करना इजी रहता है कि वो अपने कंटेंट की डिलीवरी को किस तरीके से करेगा, बच्चे को ओवरऑल डेवलपमेंट कैसे कर पाएगा। नेक्स्ट जो है इसका डोमेन, वो है इसकी सोशल कैरेक्टरिस्टिक, सामाजिक विशेषताएं। जैसा हमें पता है सामाजिक विशेषताएं समाज में रहने से रिलेटेड होती हैं। सोसाइटी में रहकर बच्चा क्या क्या चीज़ें सीखेगा, उसके अंदर टीम वर्क की स्किल्स हैं या नहीं है, वो साथ 4 लोगों को अगर अपने साथ लेके चलता है तो उनके साथ एक टीम बनाकर काम कर पाता है या नहीं कर पाता। क्योंकि अकेला कोई भी व्यक्ति अगर काम करता है तो उसमें सफलता की संभावना कम होती है, बजाय टीम वर्क के। टीम वर्क में काम इजीली भी हो जाता है, डिवीजन ऑफ लेबर हो जाता है, और हमें काम करने का, दूसरों के साथ काम करने का एक अनुभव प्रदान होता है जो हमें भविष्य में उपयोगी होता है। तो ये चीज़ें भी बच्चे के अंदर डेवलप करनी चाहिए कि टीम वर्क स्किल्स कैसी हों। साथ ही साथ अपने साथियों के साथ कोऑपरेशन की उसके अंदर स्पिरिट होनी चाहिए। प्रतिस्पर्धा की भी होनी चाहिए, कंपटीशन होना चाहिए, लेकिन कंपटीशन हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए, नेगेटिव वे में नहीं, पॉजिटिव वे में होना चाहिए। अपने आप को इम्प्रूव करने की जो है टेंडेंसी वो बच्चों के अंदर डेवलप की जाए, ना कि किसी बच्चे को नीचे गिराकर ऊपर उठने की प्रवृत्ति उसके अंदर डाली जाए। इन सारी चीज़ों में भी शिक्षक अपनी भूमिका निभा सकता है। साथ ही साथ सामाजिक जिम्मेदारी की भावना, सोसाइटी के लिए एक स्टूडेंट की क्या जिम्मेदारी है, वो सोसाइटी में रहते हुए कैसे अपने रोल को प्ले कर सकता है, और कम्युनिकेशन स्किल्स को किस प्रकार वो एनहांस कर सकता है, या कम्युनिकेशन कितना बेहतर करके वो सोसाइटी में अपने एक प्लेस को मेंटेन कर पाता है। वो सारी चीज़ें जो है वो शिक्षक क्लास में बच्चों के अंदर ये डेवलप कर सकता है। टीम वर्क की फीलिंग हो, या कंपटीशन हो, या कोऑपरेशन हो, या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, या कम्युनिकेशन स्किल्स हो, ये एक क्लासरूम में रहते हुए भी बहुत अच्छी तरह से डेवलप की जा सकती हैं, क्योंकि क्लासरूम जो है वो सोसाइटी का एक छोटा रूप होता है। तो इन सारे गुणों को यहाँ पर विकसित करने की एक जिम्मेदारी शिक्षक के पास होती है। अगर उसको अपने स्टूडेंट्स के बारे में इतनी पहले की पूरी जानकारी है तो वो इन सब स्ट्रेटेजीज को बच्चे के अंदर डेवलप कर सकता है। साथ ही अब नेक्स्ट है इसमें बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक या व्यवहारिक विशेषताएं। उसके अनुशासन में रहता है या नहीं रहता, उसकी आदतें किस तरीके की हैं, अगर अच्छी आदतें नहीं है तो उनका अच्छी आदतों का निर्माण किस प्रकार किया जा सकता है, टाइम मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए, हर सब्जेक्ट को प्रॉपर समय दे पाता है या नहीं दे पाता है, या फिर करिकुलर के साथ को करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए भी वो अपने आप को फ्री कर पाता है या नहीं कर पाता, उसका लर्निंग के लिए एटीट्यूड कैसा है, अच्छा सीखने में इंटरेस्टेड है या ज़बरदस्ती पढ़ने वाली बात है, उस सारी चीज़ों का। और साथ ही साथ रिवीजन करने का या उसका प्रैक्टिस की जो टेंडेंसी है वो क्लासरूम में है या नहीं, ये सब भी शिक्षक को जब पता होती है तो उसको बच्चे को पढ़ाना इजी हो जाता है। किसी भी कंटेंट को समझाने के लिए ये सारी विशेषताएं एक शिक्षक को पता होनी चाहिए अपने स्टूडेंट्स की, तो उसकी लर्निंग, टीचिंग और बच्चों की लर्निंग बहुत अच्छी हो सकती है, बेहतर हो सकती है। अब बात आती है रोल ऑफ लर्नर कैरेक्टरिस्टिक इन करिकुलम डेवलपमेंट। करिकुलम के डेवलपमेंट में या पाठ्यचर्या के निर्माण में ये अधिगमकर्ता की विशेषताएं किस प्रकार अपनी भूमिका निभाती हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, क्योंकि इसके आधार पर जब हम करिकुलम बनाते हैं तो बच्चे की एज और उसकी डेवलपमेंट स्टेज को ध्यान में रख करके बनाया जाता है। छोटे बच्चों का या प्राइमरी लेवल के जो बच्चे हैं उनका करिकुलम उनकी एज को और उनके मेंटल लेवल को ध्यान में रखकर छोटा या कम बनाया जाता है। आसपास की चीज़ें जो होती हैं, सराउंडिंग चीज़ें हो गई, एनवायरनमेंट हो गया या हेल्दी हैबिट्स हो गई, इन सब चीज़ों के बारे में उनका करिकुलम में ऐड किया जाता है। जैसे जैसे लेवल बढ़ता जाता है, मिडिल या सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी, वो हम प्रोफेशनलिज्म की तरफ बसते पढ़ते चले जाते हैं। हैबिट फॉर्मेशन, वैल्यू डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें जो है वो टाइम टू टाइम उनमें डेवलपमेंट स्टेज के हिसाब से, उनकी एज के हिसाब से हमें करिकुलम फ्रेम करने में हेल्पफुल होती हैं। दूसरा है, इट सजेस्ट स्कोप फॉर कॉन्क्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग।
इसके द्वारा जब हमें लर्नर्स की कैरेक्टरिस्टिक पता होती हैं तो हमें ये पता होता है कि उनकी कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की या मूर्त और अमूर्त चिंतन की प्रवृत्ति क्या है, कितना सोच सकता है बच्चा, मूर्त चिंतन कितना होगा उसका, यानी किसी चीज को देख करके उसके बारे में क्या वो परसेप्शन निकाल सकता है, क्या क्या उसके जो है वो पॉइंट्स वो उसमें से पॉइंट आउट करता है, या एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कितनी है कि एक इमेजिनेशन पावर उसकी कितनी ज्यादा है, कल्पना के आधार पर कितनी चीजें कर पाता है। ये सारी के लिए स्कोप हम एक करिकुलम में डालने के लिए इससे हमें पता चलता है। थर्ड है टू सजेस्ट वेरियस लर्निंग स्टाइल्स एज पर नीड ऑफ लर्नर टू कनेक्ट नॉलेज एंड सोशल एंड कल्चरल बैकग्राउंड। जो बच्चा जिस परिवेश में रहता है, अपने आसपास के वातावरण में या सोसाइटी में रहता है, जिस कल्चरल पृष्ठभूमि को या बैकग्राउंड को वो फॉलो करता है, अगर उससे कनेक्ट करके नॉलेज को सिखाया जाता है या उसकी मातृभाषा में बच्चे को सिखाया जाता है तो बच्चे का अधिगम बहुत प्रभावी होता है। किस लर्निंग स्टाइल से सिखाया जाएगा, या केवल ऑडिटरी होगा या केवल विजुअल से सिखा सकते हैं, या उसको कुछ करके सीखने के लिए मौके उसमें होने चाहिए, ये सारे हमें लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पर ही पता चलते हैं। तो करिकुलम फ्रेमिंग में ये भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और लास्ट है टू अकम्प्लिश द नीड्स ऑफ लर्नर at primary level fundamental literacy and numeracy, secondary level life skills and value education, at higher level vocational education। ये बच्चे की जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं के आधार पर उसकी आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने के लिए जरूरी है। जैसे कि प्राइमरी लेवल का जो बच्चा होता है उसको फंडामेंटल लिटरेसी और न्यूमरेसी एक आधारभूत तरीके से जोड़ना, या साक्षरता की जो बात होती है जोड़ना घटाना गणितीय गणनाएं करना इतना आना चाहिए, प्लस माइनस क्या होता है, कैसे किया जाता है, मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, ये सब एक छोटे प्राइमरी लेवल के बच्चे को सिखाया जाता है। जबकि सेकेंडरी लेवल की बात करें तो इसमें बच्चे में लाइफ स्किल्स और वैल्यू एजुकेशन को डेवलप करने से रिलेटेड करिकुलम होता है। करिकुलम में इस चीज के प्रोविजन ज्यादा होते हैं। और हायर सेकेंडरी लेवल का जो होता है 12th का बच्चा जो होता है उसके लिए वोकेशनल एजुकेशन के प्रोविजन ज्यादा होते हैं, ताकि आगे वो स्कूल एजुकेशन के बाद कोई प्रोफेशन या कोई अपना ऑक्यूपेशन वो ऐसा ले पाए जिससे अपना सोर्स ऑफ अर्निंग जनरेट कर पाए, अपने इकोनॉमिक लेवल को बढ़ा पाए। तो करिकुलम को डेवलप करने के लिए ये कुछ मेन फैक्टर्स हैं जो ज़रूरी होते हैं, इसीलिए लर्नर कैरेक्टरिस्टिक जानना ज़रूरी होता है। अब बात आती है कि क्या क्या स्ट्रेटजीज हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। तो अगर बच्चे की आयु और उसके विकास के आधार पर देखा जाए, एज और डेवलपमेंटल स्टेज के बेस पर अगर हम देखें तो हम प्राइमरी लेवल पर खेल, चित्र, कहानियाँ, रोल प्ले मेथड, गाना, इन सबको ये म्यूजिक, इनके थ्रू भी बच्चों को सिखा सकते हैं, उनकी लर्निंग को इफेक्टिव कर सकते हैं। और कॉलेज लेवल पर या हायर लेवल पर देखा जाए तो डिबेट्स कराकर, सेमिनार या प्रोजेक्ट, केस स्टडीज, रिसर्च मेथड्स या रिसर्च एक्टिविटीज करा करके उनके जो लर्निंग को इफेक्टिव बनाया जा सकता है। कॉग्निटिव लेवल की बात करें तो कॉग्निशन यानी मानसिक स्तर पर या उनके मस्तिष्क से रिलेटेड जो भी एक्टिविटी है उनमें जो कॉन्क्रीट थिंकर्स हैं, ठोस सोच वाले जो बच्चे, उनके लिए वास्तविक वस्तुएं दिखा करके चित्र प्रयोग या मॉडल का उपयोग करके हम कंटेंट को इजीली समझा सकते हैं। जबकि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग वाले जो बच्चे हैं उनके लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग, रीजनिंग के क्वेश्चंस हो गए या क्रिटिकल एनालिसिस वाले जो पॉइंट्स हैं उनके ऊपर चर्चा करके उनकी लर्निंग को इफेक्टिव बनाया जा सकता है। अब अकॉर्डिंग टू लर्निंग स्टाइल या सीखने की शैली के अनुसार देखें तो विजुअल लर्नर्स जो हैं, जो देखकर ज़्यादा अच्छे से पढ़ते हैं, उनके लिए चार्ट, माइंड मैप, वीडियो, इन्फोग्राफिक, इन सारी चीज़ों का यूज़ किया जाता है। ऑडिटरी लर्नर जो सुन के ज़्यादा अच्छी तरह सीख पाते हैं उनके लिए कहानियाँ, डिस्कशंस, आपका ग्रुप डिस्कशंस हो गए या ग्रुप सॉन्ग हो गए या ऑडियो क्लिप हो गई, इन सब का यूज़ किया जाता है। काइनेस्थेटिक या क्रियात्मक जो अच्छे होते हैं, जो खुद करके देखते हैं और उसके बाद लर्निंग उनकी इफेक्टिव होती है, उनके लिए उनसे प्रैक्टिकल करवाने चाहिए, उनको मॉडल बनाने की ट्रेनिंग दी जाए, या फिर उनसे जो फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं, गेम्स हैं, उन सब में इनको ज़्यादा एक्टिव किया जाए तो ये अच्छी तरह से सीखते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी इसकी जो आती है अकॉर्डिंग टू मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट, बच्चों की अभिप्रेरणा और रुचि के अनुसार किस तरीके से स्ट्रेटेजी डिसाइड की जाए। ऐसे बच्चों को उनकी इंटरेस्ट वाले टॉपिक जो है उनको पढ़ाया जाए, उदाहरण उनमें शामिल किए जाएं। गेमिफिकेशन यानी कि गेम्स के पॉइंट्स पर बैज दे दिया, कुछ रिवॉर्ड्स दे दिया, आपने ये पॉइंट अच्छे बताए, इसके आपको इतने पॉइंट्स मिलते हैं, या आपको एक गोल्डन बैज दिया गया, एक स्टार बना दिया गया, ये सब बच्चे को मोटिवेट करने के तरीके हो सकते हैं। और कैरियर और जीवन से जुड़े उदाहरण जो है वो दिए जा सकते हैं। अब बात आती है अकॉर्डिंग टू सोशल एंड कल्चरल बैकग्राउंड, सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के अनुसार स्थानीय भाषा और संदर्भों का उपयोग किया जाए, पीयर लर्निंग को बढ़ावा दिया जाए, मल्टी कल्चरल जो एक्टिविटीज़ हैं जैसे कि अपने फोक सॉन्ग हो गए, प्लेज हो गए,
या आर्ट एंड क्राफ्ट की एक्टिविटीज़ हैं उनको शामिल किया जाए करिकुलम के अंदर, ताकि बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट किया जाए। हेड, हार्ट और हैंड तीनों का जो कॉम्बिनेशन है वो यहाँ पर बच्चे का बहुत अच्छी तरह से बढ़ाया जा सकता है। और अकॉर्डिंग टू स्पेशल नीड, अब बच्चे की विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं, जिन्हें जो नॉर्मल बच्चों से थोड़ा अलग हैं, जैसे डिसलेक्सिया वाले बच्चे हैं, उनके लिए हम सरल फॉन्ट रखें या रंगीन चित्र बनाए जाएं, उनको हाईलाइट किया जाए या ऑडियो उनको सुनाए जाएं। स्लो लर्नर्स के लिए छोटी छोटी एक्टिविटीज़ को हम छोटे छोटे स्टेप्स में हम डिसाइड करें, उनको बार बार रिवाइज कराएं, उनको प्रैक्टिस कराई जाए। या फिर गिफ्टेड जो हैं उनके लिए प्रोजेक्ट्स दिए जाएं, रिसर्च टास्क दिए जाएं। इस तरीके की कुछ स्ट्रेटजीज जो हैं होती हैं वो लर्नर कैरेक्टरिस्टिक को एनहांस करने के लिए के लिए बहुत यूजफुल होती हैं। तो अपने बच्चे की नीड को समझ करके अगर टीचर इस तरीके से स्ट्रेटजीज डिसाइड करता है तो वो बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट अच्छी तरह से कर पाता है। अब बात आती है इम्पोर्टेंस टू कंसिडर लर्नर कैरेक्टरिस्टिक क्यों ज़रूरी है। क्वालिटी को अचीव करने के लिए हमने देख लिया लर्निंग और टीचिंग दोनों की क्वालिटी इंप्रूव होती है। डेवलपमेंट ऑफ लर्नर टैलेंट, अधिगमकर्ता के जो टैलेंट्स है वो निकल कर बाहर आते हैं, वो अपने आप को बेहतर तरीके से एक्सप्रेस करता है। वो इंटरेस्ट जो होता है वो बच्चों का, वो नई नई चीज़ों में इंटरेस्ट क्रिएट होता है, वो उनके ओवरऑल डेवलपमेंट में या उनके मल्टी फेशियल जो एक्सप्रेशंस हैं या जो डेवलपमेंट है उसको प्रमोट करता है। नई क्लासरूम एक्टिविटीज़ को डिसाइड किया जा सकता है। और साथ ही साथ क्लासरूम में एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज करने में लर्नर कैरेक्टरिस्टिक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, लर्नर कैरेक्टरिस्टिक का। आशा करती हूँ आपकी समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में मुझे बताइए कि आप आगे और क्या सुनना चाहते हैं। धन्यवाद।